अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। वॉइस टुडे में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उस पर्सनैलिटी की जिसने कम वक्त में अपने पूरे पाकिस्तान में ना कि शोहरत और अपने काम से अपना आप मनवाया और अपना लोहा मनवाया। और वो पर्सनैलिटी जो कि बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी मिसाल आप है। कम वक्त के अंदर ऐसे ऐसे जिद्दत के दौरे हाज़र के मुताबिक ऐसे ऐसे डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाए जो इससे पहले मैं समझता हूँ कि इतने कम वक्त में किसी को ये जितने भी आर्किटेक्ट हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कम वक्त के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके ये साबित किया मेहनत करता है उसकी मेहनत रहेगा नहीं जाती। और ये जब अपनी मंजिल का तयन हो, जब चल रहा हो, तो अपना मकाम वो हासिल कर लेता है। तो उसके बाद नाज़रीन आज ये एक समाजी शख्सियत भी बन चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके फॉलोअर्स हैं और हर समाजी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये जमशेद खान साहब को आज हम इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं। वो किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी ऐसी सलाहियतें और ऐसा काम जो कि पूरे पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप है। और लोग जब इनकी बिल्डिंग्स के पास से गुजरते हैं तो वो रुक के एक दफ़ा देखते हैं कि वाकई ही ये एक शाहकार है जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जिद्दत लेके आया। नाजरीन आज हम बात करने जा रहे हैं जमशेद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जमशेद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जमशेद खान साहब सबसे पहले सर ये बताइएगा पाकिस्तान के अंदर इस जो ये अभी हमारा मौजूदा दौर है, आपने देखे बेशुमार मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है एक रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि ये बेशुमार लोगों के जो है रोज़गार इसके साथ मुंसलिक हैं। जो आम बंदा है, जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो बेरोज़गार हैं, वो इससे मुंसलिक है। तो आप सर क्या समझते हैं कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, जो मईशत है, उसमें कितना किरदार अदा कर सकती है? थैंक यू सो मच जी। देखें, इस बात को हमें मानना होगा और समझना भी होगा कि बिल्डिंग इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो काम कर रही है या जिसके साथ बहुत सारे घरों के चूल्हे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री पे बात नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम आम इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें आसानियां पैदा नहीं कर रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है, फ्लड देखें, एक कुदरती आफत है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन सैलाब आया है। और इसमें जो रीज़न्स हैं वो आज पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारी जो एक एटमॉस्फेयर, जो हमारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो बड़ी तेज़ी से हम कार्बन एमिशन और ये ओजोन लेयर का डैमेज होने की वजह से चीज़ें हमारी बदलती जा रही हैं। बारिशें एकदम हो जाती हैं जो सारा साल नहीं होती, क्लाउड बस्ट हो जाता है। ये कथा कलामी की बात, ये माशाल्लाह आपने इसी पॉइंट को आज से साल 2 साल पहले आप मुसलसल प्रोग्राम्स के अंदर हाईलाइट करते रहे हैं, आज जिसको आज हमें फेस करना पड़ रहा है जी। और अगर मैं आपसे थोड़ा सा डाटा स्टैटिस्टिकली शेयर करूं तो जब पाकिस्तान बना 1947 के बाद जो हमारे यहाँ सैलाब आते थे, फ्लड्स आते थे या डिज़ास्टर्स होते थे, उनमें जो गैप था वो 6 to 7 ईयर्स का होता था। और फिर 1966 के बाद ये गैप 2-3 साल का रह गया और 96 के बाद ये गैप तकरीबन आप यूँ समझ लें कि मैक्सिमम 1 साल का गैप पड़ता है या हर साल हमें फेस करना पड़ रहा है इन डिज़ास्टर्स को। अगर हम इस पे आज भी सेंसिटिव ना हुए या हमने इसके ऊपर ना सोचा तो ये फ्लड्स आते रहेंगे और ये हर साल हमें कई बार फेस करने पड़ जाएंगे। उससे होता क्या, बेसिकली एक जो मजदूर है, जो एक लेबर है, जो हमारा एक पाकिस्तानी है जो देहात में रह रहा है और शहरों में आके मजदूरी करता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसकी सोशल लाइफ डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब सोशल लाइफ डिस्कनेक्ट होती है तो इकोनॉमिकली वो बेचारा बिल्कुल एक आप कह लेंगे डैमेज होकर रह जाता है। उसका घर गिर जाता है, उसके मवेशी बह जाते हैं, उसके घर में खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है डूबने की वजह से सैलाब में। उसको साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एक ऐसे फेज से गुजरना पड़ता है कि जिसमें उस आप समझे कि तबाहकारियाँ होती हैं एक फैमिली के लिए। और उससे बढ़कर जो एक चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं, वो बीमारियां जो है वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों पे बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का आप जैसे आपको भी मालूम होगा 30+ मिलियन लोग जो हैं इसमें सफ़र किए हैं।
अब हम आ जाते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री। बिल्डिंग इंडस्ट्री का इसके साथ क्या कनेक्शन है? बिल्डिंग इंडस्ट्री का कनेक्शन ये है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारी बैकबोन है हमारी इकॉनमी की। वो चलती है, बहुत से मजदूर, बहुत से मिस्त्री, बहुत से कारपेंटर, बहुत से लोहे का काम करने वाले लोग उसमें एंगेज होते हैं। वहाँ से वो जो रोज़गार कमाते हैं वो अपने इलाकों में, घरों में, देहातों में वो पैसे भेजते हैं जिससे उनका चूल्हा जलता है। अब अगर बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू रहा पिछले दिनों या है, उन मामलात की वजह से हमारे यहाँ बिल्डिंग इंडस्ट्री ने सफ़र किया, ये सब लोग जानते हैं। जिसकी वजह से असल जो प्रॉब्लम हुई वो हमारे वो लोग जो जिनका रोज़ाना की जो मजदूरी है उससे चूल्हा जलता है वो बुरी तरह इससे अफेक्ट हुए। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो कार्बन एमिशंस होती हैं, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हमने कम से कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट हम कैसे कम करेंगे? अब ये बात आपने ये कैसे किया जा सकता है? अब इस पॉइंट को आपने समझना, ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और रिलेटेड है। आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं ये आप थर्मल से जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इससे तो आपका बहुत ज़्यादा आप मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कोल को जिस एरिया में थर में और ये आप जो कोल यूज़ कर रहे हैं इससे बिजली पैदा कर रहे हैं, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो बन रही है, आप घरों में और फैक्ट्रीज में और रोड्स पर इसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्बन एमिशन बन रहा है, कोल को आप जो जला रहे हैं, इसको आपको सोलर पे कन्वर्ट करना चाहिए या आपको बिल्डिंग ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए जिसमें आपको कम से कम बिजली का इस्तेमाल हो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एक्टिव सिस्टम। जो एक्टिव आपका सोर्स है बिजली का, बल्ब है, आपका ट्यूब लाइट्स हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल हो डे टाइम में। और जो आपका पैसिव सिस्टम है, जो कुदरती सिस्टम है, जिसको आप सूरज की रोशनी कहते हैं, आप क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम हो बिल्डिंग्स में, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस हो, उसकी प्लानिंग में, उसके डिज़ाइन में उसका ख्याल रखा जाए। इससे क्या होगा, जो आप 60% इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इनसाइड द बिल्डिंग्स इन ऑल ओवर द कंट्री, डोमेस्टिक जो 40% आप बाहर यूज कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर और एडवर्टाइजमेंट्स पे। तो जो 60% एनर्जी है उसमें अगर हमने 20% भी बचा लिया या उसका ओवरऑल 40% भी बचा लिया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम अपने कोल को यूज करने के जो हमारी जिस कैपेसिटी में हम यूज़ कर रहे हैं या जिस इंटेंसिटी में हम उसे यूज़ कर रहे हैं वेटेज में, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा और उसकी रिडक्शन बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी। जब कार्बन फुटप्रिंट आपका कम होगा तो आपके क्लाइमेटिक जो ये चेंज आ रहा है, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, ये आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो है। इस पे सर ये मेरा सवाल भी है कि ये जो हमारी सोलर इंडस्ट्री है इसको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा, और लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी इंडस्ट्री क्यों नहीं बिल्ड की गई कि जिसके अंदर सोलर का जितना भी हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि कमी है इसको पूरा किया जा सकता है, तो कम से कम गवर्नमेंट को ये अपनी पॉलिसी के अंदर रखना चाहिए। तो इसमें क्या आप समझते हैं कहाँ पे खामी है? चीज़ों को सस्ता करें, चीज़ों को सस्ता करें। वो कैसे किया जा सकता है? वो सब्सिडी दी जाए, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाए। आप जो सोलर प्लेट्स यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट होती हैं या यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए। जब सब्सिडी मिलेगी एक आम आदमी बड़ी आसानी से उसको अपने घर में मैनेज कर सकेगा, 1-2 पैनल लगा सकेगा। जब वो ये इस पे इसको ख़रीद सकेगा और इसको अपने, या इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम लाना होगा कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मेरा यही पॉइंट था कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऐसी चीज़ें जो है ना वो दी जाए, इसमें बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जो डोमेस्टिक यूज़ है हमारा रोज़मर्रा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम अगर वही हम कंट्रोल कर लें तो काफ़ी जो है ना वो बचत करेगा। पाकिस्तान के अंदर आपने देखते हैं कि टेम्परेचर जो सनलाइट है वो मैक्सिमम हमें मिलती है। इवन जो है अभी भी इस मौसम के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमें ये इससे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ख़ास तौर पर सर ये है कि जो
इसके ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री है, जब तक इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होगी, हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स ऊपर जाता है तो उनके रेट्स डेफिनेटली ऊपर चले जाते हैं। जब तक हम ये विजन कोई 5 साल 10 साल 20 साल का नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि सर हम आगे नहीं जा सकते। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, बल्कि आप ही की बात को सेकंड करते हुए इसको मजीद डिटेल में बताता हूं कि जो आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं और लोकल इंडस्ट्री को आप वैल्यू नहीं देते, तो आप उसके लॉजिस्टिक्स में जो उसको एक कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लाने के लिए जो फ्यूल कंज्यूम करते हैं, वो इट्सेल्फ कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी में एम्बेडेड एनर्जी, कि एक तो टाइल बनाने या एक लॉक बनाने या एक टेबल बनाने या एक डोर बनाने में तो एक एनर्जी सर्फ हुई फैक्ट्री के अंदर, और दूसरी एनर्जी कंज्यूम हुई उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। तो जब हम लोकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करें, उसको मौका दें अपने प्रोजेक्ट्स में, तो लोकल इंडस्ट्री ना सिर्फ कि हमारा R&D बढ़ेगा, हमारा लोकल इंडस्ट्री प्रमोट होगी, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि हम एक कंज्यूमर मार्केट है, बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। इसमें जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, ख़ास तौर पे जो अभी उनके बाईलाज हैं, उनके अंदर भी इसको शामिल किया जाना चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो आप सोलर एनर्जी, जितनी आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, बाकी उसका इस्तेमाल है, जिस तरह आपने कहा है होर्डिंग जितनी है वो इसके ऊपर अगर हम इसको लेके आएँ तो मेरा ख्याल है काफ़ी हम इसमें सर मेरा सेकंड सवाल तीसरा सवाल ये है आपसे कि ये जो तबाहकारी है सैलाब की, ये अभी आम आदमी जो बेचारा गरीब है उसका तो घर भी ख़त्म हो चुका है, उसकी माइशत समझे कि हम बिल्कुल जो है वो उसको वहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तो सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये सस्ता और इकनॉमिकल जो घर बिलफर्ज आप क्योंकि आर्किटेक्ट हैं, आप एक विजन रखते हैं, तो इसको किस तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं और कम वक्त में और इकनॉमिकल भी हो? देखें, जिस पाकिस्तानी की आप बात कर रहे हैं ना, वो झोंपड़ी या मिट्टी या पत्थर के बने हुए घरों में रहता है, वो इम्पोर्टेड टाइल नहीं लगा रहा, उसका इकोनॉमिक उसको इजाज़त ही नहीं देती, उसके फाइनेंसेस उसको इजाज़त नहीं देते। तो हमें उन लोगों के जो सॉल्यूशंस हैं, घरों के सॉल्यूशंस, वो हमें उनके डोर स्टेप पे जाके प्रोवाइड करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे तक शहरों पे नहीं आएंगे कि आर्किटेक्ट के पास जाएं और कहेंगे जी मैंने 5 मरले का घर बनवाना है बलूचिस्तान में या मुल्तान में और मुझे कोई डिज़ाइन कर दे। ऐसा नहीं होगा, होगा ये कि हमें खुद जाना पड़ेगा। और जैसे बलूचिस्तान का एरिया, जो लोग लोअर कोस्टल एरियाज में जाकर अपने घर बनाते हैं, उनको मेथोडोलॉजी बतानी होगी, गाइड करना होगा कि बहुत लोअर साइड पे ना बनाएं, सैलाब आएगा तो ये बह जाएगा। अच्छा, उसको बनाने के तरीके हैं। सबसे पहला हमें जो फ़लसफ़ा या फार्मूला अडॉप्ट करना होगा वो ये होगा कि हमें लोकल इंडिजिनस मटेरियल, अगर उधर पत्थर पैदा हो रहा है तो पत्थर का घर बनेगा, और अगर साल लकड़ी पैदा हो रही है, वहाँ पे जंगलात है, तो लकड़ी का भी इस्तेमाल होगा लाइट वेट करने के लिए। और इसी तरह अगर जहाँ पे हमारे पास जैसे मैदानी इलाके हैं, वहाँ हमें गारे और तूड़ी को मिलाकर उनको सोल्यूशन देना होगा, लेकिन हमें वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने होंगे कि अगर पानी आता है, सैलाब आता है, तो उन घरों को डैमेज ना करें। हमें हर एक देहात में या हर एक जो हमारे एक चक बनता है, चक के हर एक चक की एक अपना रेज्ड प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जिसके ऊपर देहातों को, लोगों को अपनी जान बचाने और मवेशी बचाने का कम से कम एक इतना एरिया मिल जाए कि उनकी ज़िंदगियां और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बेसिकली तो वो मवेशी हैं जो बहने से उनकी तमाम इकोनॉमिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे जो डिफरेंट एरियाज बेस्ड होंगे। सर ये जब जो हमारे दरियाओं के नज़दीक बैठे हुए हैं, जो आबादी है वहाँ पे ख़ास तौर पे हमें कम से कम उनको रेस्क्यू के हवाले से ख़ास तौर पे ये ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि जब आपके पास फ्लड आता है तो आपने हंगामी हालत में क्या करना है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हम वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि अब इस तरह किया जाए, अब यहाँ से हट जाए, लेकिन उनको पहले मैं ये समझता हूँ कि ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि आपने एमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, आपको क्या ज़रूरियात है और किस तरीके से आपने इसको फेस करना है। और सर दूसरा ये है कि इसकी रोकथाम, सैलाब की रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखें, पहला जो आपने बात की है ना, हम प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होने दें, उन्हें लोअर कोस्टल एरियाज़ में आबाद ना होने दें। हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं और हमारे पास एजेंसीज़ हैं जो इन चीज़ों को मोनीटर कर रही होती हैं।
उनको ये थोड़ा सा हमें टास्क देना होगा कि इनको अब दोबारा जो आबादकारियाँ होनी है उससे बचाया जाए कि वो उन एरियाज़ में दोबारा आबाद ना हो जाएं जहाँ अगले साल फिर सैलाब आने का ख़तरा और फिर ये डिज़ास्टर डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ आपने जो सवाल किया, काइंडली से अगर आप ये इसको रोका कैसे जा जी, सकता है? जो सैलाब देखें, हर साल पाकिस्तान में ही और बाकी कंट्री भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाहकारी हमें डैम्स की ज़रूरत है। हम वाटर स्कार कंट्री हैं, हमें डैम्स पीने के लिए पानी चाहिए और डैम्स बनाना हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सबसे दुनिया में सस्ती इलेक्ट्रिसिटी डैम्स से बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं या इनसे हम लेते हैं। ये 3 से 4 पे जो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह पर यूनिट आपको कॉस्ट करता है। फिर सेकंड आ जाती है कोल से बनने वाली, थर्ड आ जाती है आपकी सोलर, फोर्थ आ जाती है विंड, एंड फिफ्थ नंबर पे जो सबसे एक्सपेंसिव है वो थर्मल है, जो आप ज़मीन में से उसके ज़मीन की जो अपनी कोर में हीट है उससे एक इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी डेवलप कर लेते हैं। हमें सबसे पहले डैम्स की तरफ जाना होगा और डैम्स को जो जिस तरह से डिस्करेज भी बीच में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें देखें, इंसान को जीने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए, साफ़ पानी चाहिए। वो हमारे पास डेली बेसिस पे वाटर टेबल तो आप देख लें, हर बंदे से पूछें 200-250 फुट नीचे जा चुका हुआ है। हमें वाटर टेबल्स को सामने रखते हुए अब हमें डैम्स की ज़रूरत, छोटे बड़े डैम्स बनाने होंगे और उन डैम्स से हमें बिजली भी पैदा करनी होगी। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ कैटर होती हैं, जिसमें हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्राइसिस को भी फुलफ़िल करते हैं या मैनेज करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी जो हमारे रेगिस्तान बनने की तरफ पाकिस्तान जाता जा रहा है, ये इससे भी हम बच जाएंगे। सर यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो रहा है तो हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। मैं एक सवाल आपकी तरफ छोड़े जाता हूँ। सर ये बताइएगा कि ये जो आम आदमी है जो यहाँ पे ये सैलाब की तबाहकारी हैं, आप जैसी समाजी शख्सियत वहाँ पे क्या किरदार अदा कर सकती है? वक्फे के बाद इसी पे बात होगी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।